गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ निकिता पोलवाल। एंड जैसा कि हमने अभी तक चैप्टर नंबर 2 से लेकर रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ी, जो कि थर्ड वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोललिटी और फॉर्मेलिटी की डेफिनेशंस के बारे में। और उसकी कुछ डेफिनेशंस हमारी पेंडिंग रह गई थी, तो उनकी जो डेफिनेशंस है बाकी वो हम आगे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, जो हमें जो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है वो दे रखी है हमको मोल फ्रैक्शन की। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है? In a solution, ratio of the number of the mole of the solute to number of the mole of solute and solvent is known as the mole fraction of solute. Ratio of the number of mole of the solvent to the number of mole of the solute and solvent is known as the mole fraction of the solvent. ठीक है, तो सबसे पहले हमको दे रखा है कि हम सबसे पहले ये क्लियर करेंगे कि हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का रेशो देखें, यानी कि दोनों को अगर यहाँ पे क्या दे रखा है हमको, मोल ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दोनों के मोल को अगर एक साथ कैलकुलेट कर ले, एक साथ उसको ऐड कर लें, तो वो काई का मोल हो जाएगा। मोल नंबर किसका हो जाएगा? वो एक तरह से सॉल्यूशन का हो जाएगा, क्योंकि हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, उससे मिलकर ही हमारा सॉल्यूशन फॉर्म होता है। तो वही दे रखा है यहाँ पे। अगर हम एज्यूम करते हैं कि हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मोल नंबर है, मोल है ना, वो क्या मान ले, सॉल्यूट के लिए मान ले एन स्मॉल वाला और सॉल्वेंट के लिए मान ले एन कैपिटल वाला। और हम तो इस केस में जो हमारा मोल नंबर है वो सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, क्योंकि जो हमारा सॉल्यूशन है वो हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना हुआ है ना। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, अगर स्मॉल एन हमारा सॉल्यूट का नंबर है, मोल नंबर, और कैपिटल है हमारा सॉल्वेंट का मोल नंबर है, तो सो दैट the number of the mole of the solution is become n plus n, यानी कैपिटल n प्लस स्मॉल n, इज इट। तो हमको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, क्या होता है, क्या दे रखा है हमको यहाँ पे डेफिनेशन क्या कह रही है हमारी, कि रेशो ऑफ द मोल नंबर ऑफ द सॉल्यूट एंड रेशो ऑफ द मोल नंबर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नॉन एज मोल फ्रैक्शन, यानी कि हमारा जो सॉल्यूट है उसका रेशो किसके साथ, हमारा जो सॉल्यूशन है उसके साथ, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलने पर हमारा सॉल्यूशन ही होता है। तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमारा क्या होगा, जो मोल नंबर होता है हमारा सॉल्यूट का, उसका रेशो किसके साथ, सॉल्यूशन के साथ, उसकी बेसिस पर हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ऐसे ही हमको अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का कैलकुलेट करना होगा तो रेशो देखेंगे हम किसका, सॉल्वेंट के मोल नंबर का किसके साथ, सॉल्यूशन के मोल नंबर के साथ। ठीक है, अब बात आती है कि मोल नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, तो उसको हम इसे फॉलोइंग एग्जांपल से देखते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन हैविंग 4 ग्राम NaOH इन अ 90 ग्राम ऑफ वाटर। अब सबसे पहले हम यहाँ ये क्लियर करते हैं कि व्हाट इज़ अवर सॉल्यूशन एंड व्हाट इज़ अवर सॉल्वेंट। ठीक है, तो जो 90 ग्राम वाटर दे रखा है, 4 ग्राम को NaOH दे रखा है। फर्स्टली आप ये क्लियर करिए कि आप यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट कौन होएगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने सॉल्वेंट और सॉल्यूट की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, दोनों ही ग्राम में दे रखे हैं, तो एक तरह से हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि दोनों की जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है, सेम है। अब हम देखेंगे कि फिजिकल स्टेट सेम होने पर हमको सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस किसे कहते हैं, जिसकी क्वान्टिटी लो होगी यानी कम होगी वो क्या होगा, हमारा सॉल्यूट होगा या सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूट होगा। और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो कौन होगा, हमारा सॉल्वेंट होगा। यानी कि यहाँ पे 90 ग्राम जो वाटर दे रखा है वो कौन है, हमारा सॉल्वेंट है, और जो 4 ग्राम NaOH दे रखा है वो कौन है, हमारा सॉल्यूट है। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे। अब मोल नंबर कैसे निकालते हैं हम, किसी भी जो हमको दिया हुआ कंपाउंड है, यानी दिया हुआ कोई भी उसका जो अमाउंट रहेगा उसको उसके मोल नंबर यानी मोल मास जो रहता है, उसका मॉलिक्यूलर मास जो रहता है उससे डिवाइड करने पर हम मोल नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि हमको यहाँ पे कितना दे रखा था वेट, NaOH का 4 ग्राम दे रखा था, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 40 होता है। हमने कैलकुलेट कर सकते हो आप NaOH का मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो इस तरह से मोल नंबर क्या हो जाएगा, NaOH का 0.1 हो जाएगा। इसी तरह से मोल नंबर किसका निकालना, हमको H2O का निकालना हो, तो वही H2O का वेट कितना देखा हमको, 90 ग्राम। ठीक, और इसमें क्या निकालना है हमको, H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे, H2O के भी 5। अब यहाँ पर हमको बात करें अब, तो हम सॉल्यूशन का मॉलिक्यूलर नंबर कितना हो जाएगा, मोल
मोल नंबर कितना हो जाएगा सॉल्यूशन का, वो कितना होगा जो हमारा सॉल्वेंट और सॉल्यूट यानी कि वाटर NaOH का जो टोटल मोल नंबर रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का मोल नंबर होगा। ठीक है, तो वही इसके बेसिस पे हमने कैलकुलेशन किया। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना आ जाएगा, मोल नंबर ऑफ NaOH अपॉन में मोल नंबर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ द यहाँ पर आप कैपिटल N के साथ स्मॉल n भी ऐड करोगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, तो कैपिटल N स्मॉल n, क्योंकि अपने कैपिटल N ऑलरेडी हमने सॉल्वेंट के लिए माना हुआ है, तो यहाँ पे कैपिटल N स्मॉल n दोनों को ऐड करने पर ही हमारा सॉल्यूशन रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये जो 5.1 दे रखा है आप कन्फ्यूज में, तो ये क्या 5.1 जो है वो कौन है हमारा सॉल्यूशन का, टोटल सॉल्यूशन का मोल नंबर है, और 0.1 था हमारा सॉल्यूट का मोल नंबर। और यहाँ पर जो 5 दे रखा है, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकालना तो 5 हमने क्या निकाला था, मोल नंबर किसका निकाला था, सॉल्वेंट हमारा जो H2O था उसका, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल नंबर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह से आप ये कैलकुलेट करके 0.019 क्या हो जाएगा हमारा NaOH का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, और H2O का मोल फ्रैक्शन 0.981 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, जो नेक्स्ट है हमारा वो है मास फ्रैक्शन। अभी हमने मोल फ्रैक्शन निकाला, अब हम बात करें मास फ्रैक्शन की। रेशो ऑफ मास ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन एंड टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज द मास फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। अब क्या दे रखा है कि सॉल्यूशन के कोई कंपोनेंट हो उसका मास और सॉल्यूशन का टोटल मास का जो रेशो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा मास फ्रैक्शन कहलाएगा। यानी कि सॉल्यूशन जो है उसके दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही होते हैं। ठीक है, तो सीधी बात ये बोला है कि रेशो किसका देखना है हमको, सॉल्यूट या सॉल्वेंट का रेशो किसके साथ में, सॉल्यूशन के साथ में, तो वो उसका पर्टिकुलर मास फ्रैक्शन हो जाएगा। अगर हम सॉल्यूट का सॉल्यूशन के साथ मास फ्रैक्शन देखेंगे तो वो किसका हो जाएगा, सॉल्यूट का सॉल्वेंट के साथ अगर हम रेशो देखेंगे तो वो तो कुछ नहीं है, बट हम सॉल्यूट का सॉल्यूशन के साथ मास रेशो देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का नहीं, सॉल्यूट का मास फ्रैक्शन। और ऐसे ही अगर हम सॉल्यूट और सॉल्यूशन का मास फ्रैक्शन देखेंगे तो वो तो हो जाएगा हमारा सॉल्यूट का मास फ्रैक्शन। और अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का मास फ्रैक्शन देखेंगे तो वो कैलकुलेट करने के लिए तो इसी तरह से हमको सॉल्यूट का मास फ्रैक्शन निकालना होगा, तो हम सॉल्यूट और किसका रेशो लेंगे, सॉल्यूशन के मास का रेशो लेंगे। ऐसे हमको किसका, अगर सॉल्वेंट का मास फ्रैक्शन देखना होगा तो हम सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का मास का रेशो लेंगे। ठीक है, जैसे हमको निकालना हो मास फ्रैक्शन ऑफ ए, अगर ए हम मानते हैं ए सॉल्यूट है हमारा, तो सॉल्यूट का मास फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट का जो मास रहेगा वो उसके साथ टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाने पर जो मास आएगा वो। इसी तरह से मास फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी सॉल्वेंट का मास फ्रैक्शन देखना हो तो सॉल्वेंट का मास फ्रैक्शन अपॉन में सॉल्यूशन का मास फ्रैक्शन। ठीक है, इसके लिए भी हमको एक एग्जांपल दे रखा है कि 10 ग्राम H2SO4 इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मास फ्रैक्शन ऑफ H2O एंड वाटर इन अ सॉल्यूशन। अब हमको दे रखा है 10 ग्राम H2O डिजॉल्व कर रहे हैं हम, किया हुआ है किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन बना हुआ है हमारे पास उसमें। तो यहाँ पे हमको पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि इसमें वाटर की क्वांटिटी कितनी है, क्योंकि सॉल्यूशन 100 ग्राम है, उसमें 10 ग्राम H2SO4 है, तो इस तरह से वाटर की क्वांटिटी कितनी होगी इसमें, 10 माइनस 100 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 90, यानी 90 ग्राम हमारे पास क्या है, वाटर है। ठीक है, तो मास ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, 10 ग्राम हो जाएगा, और मास ऑफ वाटर यानी हमारा H2O कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10 करेंगे तो 90 ग्राम, क्योंकि 100 और 10 मिलाकर ही 90 और 10 मिलाकर ही 100 ग्राम हमारा क्या बना है, सॉल्यूशन बना हुआ है। तो मास फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 कितना आ जाएगा, H2O का मास अपॉन में H2O जिसमें सॉल्यूशन बना है सॉल्यूशन का मास। ऐसे मास फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना हो जाएगा, 90 ग्राम हमारा H2O है, उसके अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 ग्राम हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, तो 0.91 क्या आ जाएगा हमारा H2O का मास फ्रैक्शन आ जाएगा, और 0.1 हमारा क्या हो जाएगा, H2SO4 का मास फ्रैक्शन आ जाएगा। आ गए आपको मास फ्रैक्शन की डेफिनेशन समझ में। जो नेक्स्ट हमको डेफिनेशन पढ़नी है वो पढ़नी है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन पार्ट्स पर मिलियन, यानी पर मिलियन में हम देखेंगे कंसंट्रेशन हम किसकी कैलकुलेट करते हैं, मेनली सॉल्यूट की, तो वही है नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन बाय वेट इज नॉन एज द कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन। यानी कि हमारा कोई पर मिलियन, हम मान रहे हैं सॉल्यूशन को अज्यूम कर रहे हैं पर मिलियन में, और उसमें जो
सॉल्यूट का अमाउंट जो रहेगा, सॉल्यूट का जो वेट रहेगा वो हमारा क्या कहलाता है, पार्ट्स पर मिलियन कहलाता है। ठीक है, मास ऑफ द सॉल्यूट इज ग्राम डिजोल्व इन द 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। यानी वही कह रहा है कि मास जो है सॉल्यूट जो है वो 10⁶ ग्राम जो हमारा सॉल्वेट रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, उसमें कितना है वो क्या कहलाता है हमारा ppm यानी पार्ट। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमको क्या बताया गया है कि 1 ppm, अगर हम 1 ppm कहते हैं तो वो क्या बता रहा है हमको कि 1 ग्राम पर लीटर किसका अमाउंट बता रहा है, ये सॉल्यूट का। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय ppm, क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन है तो इसको हम शॉर्ट में ppm लिख सकते हैं। और ppm को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम, यानी सॉल्यूट का जो मास है यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि सॉल्यूट का मास जो है वो वेट में लेंगे यानी ग्राम में लेंगे। ठीक है, अपॉन में रहेगा मास ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम, और सॉल्यूशन का मास है वो कितने ग्राम में, और इंटू 10⁶, जो 10⁶ है वो क्या डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, पार्ट्स किसका, सॉल्यूट का जो रहेगा वो पर मिलियन में रहेगा। ऐसा जैसे कि हमको दे रखा है 100 मिलीग्राम CaCO3 इज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन ppm। यानी यहाँ क्या बोला गया है कि जो 100 ग्राम जो है हमारा CaCO3 है उसको क्या किया गया, 1000 ग्राम सॉल्यूशन जो दे रखा है उसमें डिजोल्व किया है, और हमको पार्ट्स ppm कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमने अभी हाल ppm में देखा था कि मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन में मास ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 10⁶ हमारे पर मिलियन में कैलकुलेट करेगा इसको। और तो मास ऑफ द सॉल्यूट कितना दे रखा है हमको, 100 ग्राम दे रखा था CaCO3, है ना, और 10⁻³ कहाँ से आया, क्योंकि मिलीग्राम में दे रखा था इसलिए इसको ग्राम में कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे 10⁻³ आ जाएगा। ठीक है, और क्या दे रखा है हमको, मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना दे रखा था ग्राम में, 1000 दे रखा था, और 10⁻6 क्यों, क्योंकि हमको मिलियन में काउंट करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो ppm कितना आ जाएगा वो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो हमको करना है, बाकी जो चीज़ें पढ़नी है हमको, बाकी जो थ्योरीज पढ़नी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।